नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा रावत और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड। उत्तराखंड में आजकल एक बड़ा ही संगीन मामला जो है जोर पकड़े पकड़े हुआ है, अंकिता भंडारी का मामला। और लगातार जो है उसमें नए-नए खुलासे हो रहे हैं और जो है पत्रकारों को भी अब धमकियाँ मिलना शुरू हो चुकी हैं, जो बार-बार हम उन मुद्दों को उठा रहे हैं, उन बातों को उठा रहे हैं। तो सीधा सवाल मैं आपसे करती हूँ कि सबसे पहले तो एक सवाल है कि अंकिता भंडारी का जो दाह संस्कार किया गया, किसी भी धर्म में या फिर किसी भी चीज में ये नहीं लिखा गया है कि सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार होता है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या जो है क्या मानसिकता बन रही है और क्या मतलब किस लिए ऐसा हुआ है यहाँ पर? देखिए, सरकार की बहुत ज़बरदस्त किरकिरी हो रही थी इस पूरे मामले में और कहीं न कहीं सवालों के घेरे में धामी सरकार थी। तो चाहे आप बुलडोज़र प्रकरण ले लीजिए, चाहे इसकी अंत्येष्टि की मामला ले लीजिए। सरकार को ये पता था कि जब तक उस बच्ची का शव जनता पीड़िता के पार्थिव शरीर को देख-देख कर बहुत आक्रोशित हो रही थी। ऐसे में कहीं न कहीं अपनी सरकार को की किरकिरी होने से बचाने के लिए या सरकार पर से पर्दा हटाने के लिए या सरकार के बचाव के लिए जिस तरह से प्रशासन और पुलिस विभाग को भी आड़े हाथों जनता ले रही थी और आपने देखा कि मॉब जो है वो संभल नहीं रहा था। ऐसे में सरकार को यही लगा कि अंत्येष्टि जितनी जल्दी है उतनी जल्दी कर दी जाए ताकि बच्ची अगर बीच से हटेगी जनता के तभी इसमें रोक लग पाएगी इस आक्रोश में। और मुझे यही मंशा और यही मंतव्य दिखाई पड़ता है कि पूरे मामले को ठंडा करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार ने ये स्टेप लिया। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी कि यमकेश्वर ब्लॉक का ये मामला है और लगातार 5 दिन तक जो है वो जो बालिका है लापता रही और सरकार ने कहीं ना कहीं इसमें ये कमी की है कि जल्द से जल्द, जबकि ये होता है कि अगर कोई लापता या गुमशुदगी की जो ऐसा मामला आता है तो उसमें त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो है पुलिस के द्वारा भी इसमें लेट किया गया। नहीं, पूरा ही अगर आप बिगिनिंग से देखें, स्टार्टिंग से देखें तो शुरुआत दिन से इसमें लीपापोती की कोशिश हो रही है, कोताही की कोशिश हो रही है और कहीं न कहीं बहुत बड़े स्तर पर हीला-हवाली हो रही है। 18 से लड़की गायब थी, माता-पिता गुहार लगाते रहे, पटवारी का इसमें रोल बहुत बड़ा है। जो असली पटवारी है सुनने में आया कि वो जिगरी दोस्त है पुलकित आर्या का और उसका भी एक कमरा रिज़र्व रहता था उस रिज़ॉर्ट में। और जैसे ही पुलकित आर्या ने अपने दोस्त यानी कि पटवारी वैभव को आकर सब कुछ बताया तो वैभव जी छुट्टी चले गए अगले ही दिन और अपनी जगह पर विवेक नाम के दूसरे पटवारी को रख गए। ऐसे में चौथे दिन जाकर एफआईआर होती है, यानी 21 तारीख को एफआईआर होती है। उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी होती है 22 को। उस रेवेन्यू पुलिस से रेगुलर पुलिस तक मामला पहुंचते पहुंचते बहुत दिन लगाए जाते हैं और फिर खुलासा होता है कि बच्ची की लाश नहर में है। फिर लाश रेस्क्यू की जाती है 5वें छठे दिन और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आधी अधूरी जानकारी है। कहीं ये नहीं बताया जा रहा है कि लड़की के दांत भी टूटे हुए थे, जबकि प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि दांत टूटे हुए थे बच्ची के। वहीं 5-6 दिन से अगर बॉडी पानी में थी तो बॉडी को फूला हुआ होना चाहिए था, जबकि अंकिता जैसी थी वैसी ही हालत में मिली है लोगों को, बॉडी कहीं से कहीं तक नहीं फूली हुई है। बुलडोजर किसने चलाया, किसके आदेश पे चला, ये सब कुछ मुझे लगता है बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इसलिए नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल कह रहा है कि मैंने रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया है। तो फिर सवालों को तो वहीं पर विराम लग जाना चाहिए जब मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं मैंने बुलडोजर से रिजॉर्ट दिया। मैम, मैं यहाँ पे आपको एक रोकना चाहूंगी, एक सवाल मैं यहाँ पे जो है जोड़ना चाहूंगी कि जब बुलडोजर की बात आई और जब सिर्फ वहां पर अगर देखा जाए रेस्टोरेंट में जो रिजॉर्ट है जो वहां पर सिर्फ अंकिता का ही कमरा तोड़ा गया है और उसके बाद जो है काम रोक दिया गया था और कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि हमें प्रशासन से अनुमति मिली, जबकि सीएम धामी ये कह रहे हैं कि हमने कोई आदेश नहीं दिया। तो ये क्या गुत्थी है और क्या करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, इसमें इसमें मुझे लगता है कि बहुत कुछ है। आप सीएम धामी ऐसा कह ही नहीं सकते हैं कि मैंने नहीं आदेश दिया, क्योंकि धामी जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट हुआ है कि मैंने रिजॉर्ट पे बुलडोजर चलवा दिया है और आरोपियों को सख्त से सख्त कार्रवाई शीघ्र मेरी ओर से की जाएगी। तो ट्विटर अभी भी अपनी जगह पर है, वो जो ट्वीट उन्होंने किया है वो अपनी जगह पर है, डिलीट नहीं हुआ है। पहली बात, आज हमने एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी के पेपर में स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट का बयान पढ़ा जिसमें रेणु बिष्ट भी अनभिज्ञता जाहिर कर रही हैं कि पता नहीं किसने बुलडोजर चलवाया, जबकि हमारे पास एक बाइट है
रेनू बिष्ट की उसी रात की बाइट है जब बुलडोजर चल रहा था, और उस बाइट में वो धामी सरकार की पीठ थपथपा रही हैं और अपनी सरकार का बहुत ही कारगर कदम इसको बता रही हैं बुलडोजर चलाए जाने को। और आज उन्होंने यू टर्न ले लिया क्योंकि बुलडोजर मामले में सबके गले नप रहे हैं। डीएम पौड़ी कह रही हैं कि मुझे कोई आदेश नहीं मिला, पीडब्ल्यूडी विभाग के आला अधिकारी कह रहे हैं कि हमें कोई आदेश नहीं मिला। तो बहुत ज्यादा उलझनों में या बहुत गांठें पड़ गई हैं इस पूरी खुलासे में। आप देखिए 9 दिन बीत जाने के बाद 8वें दिन तो महिला एवं बाल विकास मंत्री ट्वीट करके 4:30 बजे सांत्वना देती हैं पीड़ित परिवार को। 9वें दिन रात के अंधेरे में चोरों की तरह गुपचुप ढंग से वो जाती हैं पीड़ित परिवार से मिलने, और 10वें दिन आज जो असली पटवारी है वो गिरफ्त में आता है और उसको निलंबित किया जाता है। ऐसे में कितनी तेज रफ्तार से मुख्यमंत्री फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मैंने एप्लीकेशन दी है फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने के लिए इस मामले को, लेकिन मुख्यमंत्री अपने गिरेबान में खुद झांक कर देखें कि वो कितना मामला फास्ट ट्रैक चला रहे हैं यहाँ पर। अगर 10वें दिन पटवारी को आप निलंबित कर रहे हैं तो फिर आपकी पीठ किस बात पर थपथपाई जानी चाहिए, ये मुख्यमंत्री बताएं। एक सवाल है कि यमकेश्वर ब्लॉक का ये मामला था और वहां से रेखा आर्या जी जो हैं वो कल पीड़िता के परिवार को मिलने पहुंचती हैं। तो कहीं ना कहीं जो है सोशल मीडिया पे काफी कुछ उनके लिए सुनने को मिल रहा है कि जब उनके ब्लॉक की बात थी तो वो कुछ करते, सामने आते, ऋषिकेश में होने के बावजूद वो पीड़िता के परिवार से नहीं मिली, उन्होंने कुछ कार्यवाही नहीं की। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, शर्म तो आनी चाहिए। महिला एवं बाल विकास मंत्री को निश्चित तौर पर शर्म आनी चाहिए। एक माँ है, एक महिला है, और एक माँ और महिला होने के नाते उनकी जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है या उनसे अपेक्षा भी दोहरी हो जाती है। रेखा आर्या, मैंने कहा ना, 8वें दिन तो ट्वीट करती हैं 2 लाइन का, सांत्वना देती है। मतलब 8 दिन तक वो कुंभकर्ण की नींद में सोई रही। पूरा प्रदेश जल रहा था अंकिता हत्याकांड से। प्रदेश तो छोड़िए, दिल्ली तक गूंज सुनाई पड़ रही थी, पर हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री शायद अपने किसी पचड़ों को सुलझा रही थी। 9वें दिन वो पीड़िता के परिवार से मिलने जाती हैं, वो भी रात के अंधेरे में जब विपक्ष सवाल करता है। 10वें दिन पटवारी का निलंबन आता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या रेखा आर्या अकेली नेत्री हैं भाजपा के अंदर? क्या यमकेश्वर से रितु खंडूरी विधायक नहीं रह चुकी हैं? कहाँ है इनकी राष्ट्रीय पदाधिकारी? दीप्ति रावत राष्ट्रीय पदाधिकारी है, नेहा जोशी राष्ट्रीय पदाधिकारी है। क्या सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए था इनको? चलिए, आप अपनी सरकार की लानत मलानत ना करते, पीड़िता के साथ खड़े हो जाते, पीड़ित परिवार के साथ खड़े हो जाते। कम से कम आप बताते तो कि पार्टी बाद में, लेकिन उत्तराखंड पहले है। लेकिन आपने जिस तरह से अपनी जन्मभूमि से दगा किया है, अपनी जन्मभूमि में होने वाले इस कुकर्म के साथ आप जिस तरह से खड़े दिखे हैं, जिस तरह से आप इन आरोपियों के बचाव में, इसको मैं बचाव ही कहूंगी, जब आप खिलाफत में उनके कुछ नहीं बोल पा रहे हैं तो इसका मतलब आप बचाव कर रहे हैं, आप आरोपियों के साथ खड़े हैं। तो ऐसे में कैसे न्याय की हम अपेक्षा करते हैं जब सत्तारूढ़ दल की नेत्रियां जो छोटी छोटी बात पर ढोल पीटते हुए बाहर आ जाती थी सड़कों पर, आज वो नदारद हैं पूरे दृश्य से। ये उत्तराखंड की जनता के लिए आई ओपनर है, और उत्तराखंड की जनता को अपना विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए कि जिनको दीदी दीदी बोलकर आप नेत्री बनाते हैं, वो जब आप पर विपदा आती है कितना आपके साथ खड़े होते हैं। तो महिला नेत्रियों का गायब होना, मैं तो एक कदम आगे बढ़कर पूछना चाहूंगी कि ऋषिकेश एम्स से लगती भी विधानसभा है नरेंद्र नगर, सुबोध उनियाल कहाँ गायब रहे? तमाम इनके मंत्री बताइए ना। प्रेमचंद अग्रवाल जो ऋषिकेश के स्थानीय विधायक हैं, वो क्यों नहीं वहां पोस्टमार्टम के समय पर दिखाई पड़े? धन सिंह रावत जो श्रीनगर से विधायक हैं, वो कहाँ गायब हैं? तो महिला नेत्री नहीं, यहाँ तो सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और किस तरह से अब आरएसएस के विचारधारा से जुड़े हुए लोगों का फेसबुक पर अंकिता हत्याकांड में अपना वर्जन सामने आ रहा है, उससे उनकी कुत्सित मानसिकता और उनकी विकृत मानसिकता का पता चल रहा है। और अंकिता की एक ना ने बेनकाब कर दिया काफी सारे लोगों को। हमारी चिंता ये है कि कितनी बच्चियां इतनी निडर और इतनी साहसी होती हैं, अंकिता की तरह इतनी संस्कारी होती हैं। कई बच्चियां तो मुझे लगता है इन रसूखदार लोगों के आगे घुटने टेक देती होंगी। और अब आने वाले दिनों में कितनी बच्चियों को उनके माँ बाप पंख देंगे उड़ने के लिए? कितने माँ बाप इजाजत देंगे अपनी बच्चियों को बाहर निकलने के लिए? तो उस मानसिकता पर चोट करनी जरूरी है। अंकिता जैसे जो हत्याकांड होते हैं या जो इतने जघन्य अपराध होते हैं, ये एक सबक होते हैं, एक सीख होते हैं समाज के लिए। और हमने अगर इससे भी सीख नहीं ली तो फिर मुझे लगता है कि हम एक मरी हुई नस्ल हैं।
मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जो रिज़ॉर्ट की बात होती है तो वहाँ पे ये बात सामने आई है कि वो वहाँ पर अवैध तरीके से बना था और कहीं न कहीं जो है एक भू कानून की जो माँग है वो एक प्रबल तरीके से इस मामले से उठती है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? और एक चीज़ और मैं इसमें कहना चाहूँगी कि जो आरोपी हैं, मुख्य जो आरोपी हैं पुलकित आर्य और बाकी जो उनके साथ में हैं, उनको बचाव की कोशिश उनके पिता द्वारा जो की जा रही है और उसके बाद जो है जब सोशल मीडिया में ट्रेंड करता है कि हाँ बीजेपी इसमें शामिल है, उसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा उनको निलंबित किया जाता है। मैंने आज बयान पढ़ा, विनोद आर्य कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने अगर कुछ गलत किया है तो उसको सजा होनी चाहिए। विनोद आर्य कौन सा कम आरोपी है? आपने फार्मेसी या फैक्ट्री के नाम पर 7-8 साल पहले एक भूमि निशंक जी से ली और आज आपका बेटा उस पर रिजॉर्ट चला रहा है अवैध तरीके से। क्या आपको नहीं था संज्ञान में? और मैं सरकार से भी पूछना चाहती हूँ, बुलडोजर केवल रिजॉर्ट पे क्यों चला? जनरली हम देखते आए हैं कि जो घटना स्थल होता है, जहाँ सारी घटना ने अंजाम लिया होता है या जहाँ जो वो बच्ची 22 दिन से रह रही थी, उसको प्रिजर्व किया जाता है। उस पूरे लोकेशन के साक्ष्यों को बचाया जाता है, सुरक्षित किया जाता है, सीज किया जाता है, सील किया जाता है। हमारे वहां तो उल्टा हो गया। हमारे वहां तो सारे साक्ष्य और सबूतों को मिटाने के लिए आपने बुलडोजर चलवा दिया। ऐसे में सवाल यहाँ पर यह भी है कि बुलडोजर यदि चलाना ही था तो क्या और प्रतिष्ठान नहीं थे आर्य बंधु के? जब इनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान कई जगह पर हैं तो फिर बुलडोजर केवल रिजॉर्ट पे क्यों चलाया? आपकी मंशा हो सकती है कि आक्रोशित भीड़ का गुस्सा शांत करने की रही हो, लेकिन गुस्सा शांत करने के लिए तो आप इनके और प्रतिष्ठान भी तोड़वा सकते थे। ऐसे में वो वीआईपी कौन था? देखिए, ये पूरा प्रकरण ना बहुत सारे सवालों को छोड़ गया है। कुछ सवाल आपके मन में है, कुछ सवाल मेरे मन में है, जिनका जवाब हमें नहीं मिल पा रहा है। अंकिता की फोन चैट बताती है कि कोई वीआईपी वहां रुका हुआ था जिसके लिए एक्स्ट्रा सर्विस की उससे डिमांड की जा रही थी। वो वीआईपी कौन है, वहां हम नहीं पहुंच पाए। फिर पुलिस ने रिमांड की एप्लीकेशन क्यों नहीं डाली जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने? ये एक सवाल है। पुलिस से जब वार्ता हुई तो पुलिस कहती है कि हमारी पूछताछ पूरी हो चुकी थी, हम आरोपियों से जो उगलवाना था उगलवा चुके थे। तो मेरा पुलिस प्रशासन से सिर्फ ये सवाल है कि अगर आप सब कुछ उगलवा चुके हैं आरोपियों से, तो फिर उस वीआईपी का नाम हमें भी उजागर कर दीजिए। फिर तो आरोपियों ने आपको वीआईपी का नाम बता दिया होगा और उन तमाम वीआईपीओ का नाम भी बता दिया होगा जो पिछले दिनों वहां आकर रुके हैं। कौन उस रिजॉर्ट में फ्रीक्वेंट विजिटर्स थे, उनकी एक लिस्ट बता दीजिए जनता को। कैसे प्रियंका नाम की एक लड़की 9 महीने पहले वहां से गायब हुई है, वो बता दीजिए जनता को। तो जो जो खुलासे हो रहे हैं वो आधे अधूरे हो रहे हैं, बहुत धुंधलापन है और जिसके मन में जो आ रहा है वो अपने हिसाब से कहानी गढ़ ले रहा है। ऐसे में जरूरी है कि पुलिस विभाग आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बताए कि अभी तक क्या क्या उनके हाथ लगा है, कितना आगे वो जांच में बढ़े हैं और क्या हमको उनसे अपेक्षा रखनी चाहिए। जैसे प्रियंका की बात यहाँ पर खुली है, तो उससे पूर्व में जून के माह में शायद वहाँ पर 2 कपल भी काम करते थे, पति-पत्नी जो वहाँ पर काम करते थे और उन्होंने अपने एक छोटे-से इंटरव्यू में ये कहा है कि हम वहाँ पे बहुत परेशान हो गए थे। यहाँ तक कि जो ऑनर है, जो आर्य है, पुलकित आर्य, उसने उस महिला के साथ भी जो है छेड़खानी करने की कोशिश की। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि क्या-क्या चीज़ें हैं और किस तरह का धंधा जो है वहाँ पे चल रहा था? देखिए, इसमें दो बातें हैं कि ये बात तो साफ हो गई कि पुलकित आर्या एक साइकोपैथ है। वो एक नॉर्मल या आम आदमी नहीं है, वो विकृत मानसिकता का व्यक्ति है, इंसान के रूप में भेड़िया जिसे हम कहते हैं। और ऐसे लोगों को सभ्य समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं दूसरी ओर बड़ी बात यह है कि कितनी जागरूक हैं हमारी बच्चियां और कितनी अंकिता इन भेड़ियों की शिकार बनेंगी या भेंट चढ़ेंगी। हम सरकार के स्तर पर अगर पूछें सरकार से कि आपकी क्या तैयारी है, जो भोली भाली गांव की लड़की शहर में आती है पहली बार नौकरी करने के लिए, उसके लिए आप क्या करते हैं? उसको जागरूक करने के लिए चौक चौराहों पर आप देख लीजिए, आपको सत्तारूढ़ दल के नेताओं के होर्डिंग बैनर पोस्टर दिखाई पड़ेंगे। कोई स्मार्ट सिटी के लिए श्रेय लेते हुए दिखाई पड़ेगा, कोई सड़कों के लिए, कोई पेयजल योजना के लिए, और जगह जगह आपको इनका महिमा मंडन करते हुए होर्डिंग बैनर पोस्टर दिखेंगे। एक मुझे बैनर या होर्डिंग दिखाइए जिसमें महिलाओं की हेल्पलाइन बताई गई हो, जिसमें महिलाओं को पता हो कि उन्होंने जब उनके ऊपर कोई सेक्सुअल हैरासमेंट होता है, वर्क प्लेस में सेक्सुअल अब्यूज होता है,
शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से जब उनको प्रताड़ित किया जाता है तो उनको कहाँ जाना चाहिए। अंकिता की केस में इसका भी बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि एक 89% लाने वाली लड़की अगर 9,000 या 10,000 की रिसेप्शनिस्ट की नौकरी स्वीकारती है, हमारी सरकारों पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इतनी विलक्षण प्रतिभा की लड़की को 10,000 की नौकरी करने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा। नंबर 2 कि फोन चैट्स या फोन कॉल्स उसको अपने दोस्तों पे क्यों बताना पड़ा ये सब। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि मुझे अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करानी है, मुझे किसको रीच आउट करना है। तो आगे आने वाली अंकिताओं को तो हम बचा सकते हैं। आपके चैनल को माध्यम बनाकर मैं निवेदन करना चाहूंगी सरकार से कि कृपया करके पॉश एक्ट जो कि 2013 में यूपीए गवर्नमेंट ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित कर दिया था। पॉश का फुल फॉर्म है प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस। ये एक्ट पारित हो गया है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। इसकी जानकारी तो दीजिए महिलाओं को, इसको एक्टिवेट तो करिए कि इस एक्ट के तहत उनके राइट्स क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं, कहाँ उनको। देखिए, अगर आपके प्रॉब्लम सही जगह पहुंच जाए तो उसका निवारण भी सही तरीके से होता है। अभी पुलिस को, सरकार को, प्रशासन को इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। कभी कोई फोन कॉल एक दोस्त दे रहा है तो कोई व्हाट्सएप चैट निकाल कर दे रहा है। ऐसे में वो बच्ची को शायद पता ही नहीं था कि मुझे जाना कहाँ चाहिए और दरवाजा किसका खटखटाना चाहिए। तो हम आने वाली बच्चियों को तो बचा सकते हैं कम से कम। मैम, कल जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी वहां पर पहुंचे हैं और पीड़िता के परिवार से मिले हैं। तो इस बारे में मैं जानना चाहूंगी कि आपकी जो सरकार है उनका क्या रवैया है पूरे मामले को लेकर। नहीं, हम बहुत आक्रोश में हैं। हम इस मामले को इस तरह से लेट गो नहीं होने देंगे। इसलिए नहीं कि हमको भारतीय जनता पार्टी से अपना कोई मैच फिक्स करना है या भारतीय जनता पार्टी से अपने कोई पुराने स्कोर्स फिक्स करने हैं। इसलिए कि अब उत्तराखंड में जिस तरह के जघन्य अपराध होने लगे हैं, ऐसे पहले कभी सुनने को नहीं मिले। इसलिए अगर उत्तराखंड से गंदगी हटानी है या सिस्टम को साफ करना है या चेहरों को बेनकाब करना है, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो गलत चार चरित्र चेहरे के लोग हों, दुराचारी लोग हों, इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कांग्रेस काम करना चाहेगी। इसको पॉलिटिसाइज करना हमारा मकसद नहीं है। सिर्फ हंगामा करना, खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। हमारा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए और इस सूरत को बदलने के लिए जितना कुछ हमसे बन पड़ेगा हम डेफिनेटली करेंगे। मैम, आपकी बात बिल्कुल सही है कि राजनीति से ऊपर उठकर इस मामले पे कार्यवाही करनी होगी, जल्द से जल्द कोई फैसला लाना होगा। मैम, एक सवाल जो मेरा है, और ये सवाल मैं जितने भी मंच पे गई हूँ या फिर जितने भी मैं जहां भी मैं जिनसे भी मिलती हूँ, मैं सबसे एक सवाल करती हूँ कि उत्तराखंड में ये कोई पहला केस नहीं है। इससे पूर्व में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि 2-3 दिन पहले ही जो है दहेज के लिए भी एक औरत को जलाया गया, तवे से जलाया गया। और उससे पहले की अगर मैं बात करूं, रानी पोखरी का एक मामला है जहां पर 4 महीने की विवाहिता थी और उसको मार दिया गया। तो कुछ दिन का हल्ला उठता है, लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, कुछ दिन का आक्रोश रहता है, लेकिन उसके बाद जो है कुछ महीनों बाद दूसरी वो पीड़िता तैयार हो जाती है। तो इस बारे में आपका क्या रवैया है, आप क्या कहना ठीक चाहोगे? कहा आपने। क्राइम के आंकड़े बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है, कई लोग, मैं सोशल मीडिया पर देख रही थी कि इसे कह रहे हैं कि ये तो राक्षस भूमि बन गई है, ये तो दानव भूमि बन गई है। ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि कम से कम हमें अपने प्रदेश का नाम बदनाम नहीं करना चाहिए। हम सब के लिए गौरव का विषय है कि हम 4 धामों के प्रदेश में रहते हैं। ऐसे में हमें कैंसर के उस सेल को मारना है, हमें बीमार को नहीं मारना है, हमने बीमारी को मारना है। तो बीमारी को मारने के लिए जो बात मैंने आपसे कही कि एक के बाद एक जैसे केसेस आपने गिनाए, वो केसेस अपनी जगह पे हैं। और पिछले 5 सालों में पूर्व संगठन महामंत्री संजय कुमार का प्रकरण है, दोराहाट के विधायक महेश नेगी का प्रकरण है, ज्वालापुर के विधायक सुरेश राठौर का प्रकरण है। इन सब ज्यादातर अपराधों में अब भाजपा से जुड़े हुए लोगों का खुलासा होना ये बता रहा है कि सत्ता की हनक कहीं ना कहीं भाजपा के और आरएसएस के सर पर चढ़कर बोल रही है और उनकी नजरों में महिलाओं की, मातृशक्ति की कोई औकात, कोई बिसात है नहीं। आज भी मैं देख रही थी फेसबुक पर एक आरएसएस के कुत्सित मानसिकता के व्यक्ति ने कुछ लिखा है बहुत ही अनर्गल अंकिता हत्याकांड को लेकर
और मुझे लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक पुरानी कहावत है कि जो कुछ भी होता है बहुत भले के लिए होता है, और ये भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। भले ही गुस्सा बहुत आ रहा है उस व्यक्ति पर, इतना गलत सलत अनाप शनाप लिखने के लिए, लेकिन अच्छी बात ये हो रही है कि जनता की आंखों में जो पट्टी धर्मांधता की बधी हुई थी वो खुल रही है। उनके सामने आरएसएस और भाजपा बेनकाब हो रही हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये सिर्फ इन लोगों के लिए कहने की बातें हैं। बड़े बड़े मंचों से कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। ये सब क्या केवल इनके लिए जुमले हैं? नारी शक्ति का असल में इनके लिए क्या, इनकी नजरों में उनकी हैसियत है, ये इन कुकर्मों से पता चल रही है। ये बेनकाब हो रहे हैं, इनका चाल चरित्र चेहरा बेनकाब हो रहा है। और यही हम चाहते हैं कि जनता जागरूक हो, सजग हो। अंकिता को बलि देनी पड़ी। अंकिता जैसी बेटियां निडर, और मैं सलाम करती हूँ उसके माँ बाप को भी कि इतने संस्कार बेटी को दिए कि इतने रसूखदार लोगों के सामने ना बोलने की हिम्मत बड़े बड़ों की नहीं होती। ऐसे में जिस तरह से बार बार उसके फोन डिटेल्स में मिल रहा है कि उस लड़की ने हथियार नहीं डाले, घुटने नहीं टेके, तो मन नतमस्तक होता है उसके प्रति कि उसकी एक नान है। ऐसे ऐसे बड़े आरोपियों को बेनकाब कर दिया। और कितनी जज्बे वाली और कितनी हिम्मती वो लड़की रही होगी। और अगर उसी अंकिता ने हाँ कह दिया होता तो शायद आप और मैं आज अंधेरे में होते, और फिर उस रिजॉर्ट में ये काला कारनामा गोरख धंधा पता नहीं कितने सालों तक चलता। ऐसे में रिजॉर्ट्स को अब उनकी वैधता जांची जा रही है, अच्छी बात है। मैं धामी सरकार जी से यही कहना चाहती हूँ कि असल में सरकारों का काम यही होता है, वैध और अवैधों को पकड़ना, लीगल इलीगल कार्यों को देखना, तुष्टीकरण करना, ध्रुवीकरण करना सरकारों का काम नहीं होता। आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड के पीछे भी क्या मंशा है ये आपको पता है। मदरसों की जांच के पीछे आपकी क्या मंशा है ये आपको पता है। आप समाज में हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, समाज में तुष्टीकरण करना चाहते हैं, लेकिन बार बार समाज आपको आईना दिखा रहा है। ये जो अंकिता हत्याकांड है, इसने धामी सरकार को भी एक झटका दिया है। और अगर बट्टा हमारे प्रदेश पे लग जाएगा, कोई तोहमत लग जाएगी, कोई गंदगी चस्पा कर दी जाएगी उत्तराखंड के नाम से, तो उत्तराखंड में बेरोजगारी पहले ही सुरसा का रूप ले चुकी है। आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इस तरह से इस लांछन को संभालना। बहुत सही बात मैम आपने कही है। और एक चीज़ मैं लास्ट सवाल आपसे करना चाहूँगी कि इस मुद्दे को जो है वेब पोर्टल्स ने उठाया है कि कहीं न कहीं इन खबरों को जो है छोटे-छोटे चैनल्स जो आजकल फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, फ़ेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से प्रसारित हो रहे हैं, उन्होंने ये मुद्दा उठाया और आज जो है उत्तराखंड में उत्तराखंड के पत्रकारों को धमकियाँ भरे फ़ोन आ रहे हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये भी हतप्रभ करने वाला है कि हम लोग नंबर्स सब लोग दे चुके हैं कि किन नंबर्स से आ रहा है धमकी, तो अभी तक उस व्यक्ति का खुलासा क्यों नहीं हुआ? नंबर्स कोई इंटरनेशनल कॉल्स नहीं है, लोकल कॉल्स हैं, उत्तराखंड से ही आ रही हैं। किसी को बोला जा रहा है कम बोलो, किसी को बोला जा रहा है हल्का हाथ रखो, किसी को बोला जा रहा है पंगा मत लो, किसी को बोला जा रहा है रेणु बिष्ट का नाम मत लो। तो ऐसे में ये कौन लोग हैं? क्योंकि हम जो है कॉल डिटेल्स दे चुके हैं, फोन रिकॉर्डिंग्स दे चुके हैं, हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से दिया, और जिनको धमकियां मिल रही हैं उन्होंने पुलिस थाने में रपट दर्ज करा दी है। उसके बाद भी खुलासा ना होना कि ये कौन लोग हैं जो फोन कर रहे हैं, अपने आप में बताता है कि टेक्नोलॉजिकली हम दुनिया चाहे कहीं से कहीं बढ़ गई हो, उत्तराखंड पुलिस वहीं की वहीं है। और एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि पूरा रवैया क्या है सरकार का? और एक चीज़ है कि जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो क्या अंजाम इस केस का होने वाला है? क्या अंकिता भी जो है पहले की तरह पीड़िताओं की तरह सिर्फ नामों में दर्ज रह जाएगी या फिर कुछ इस केस का होगा? देखिए, पहले तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, एक भाजपा नेत्री पहले दिन लड़खड़ाते कदमों से पाई जाती हैं गोवा के एक रिजॉर्ट में, अगले दिन उनका शरीर मृत पाया जाता है। और क्योंकि वो भाजपा से संबंध रखती थी तो उनकी मौत की सीबीआई जांच होती है। अंकिता हत्याकांड जिसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया, भले ही मोदी जी का कोई ट्वीट ना आया हो, वो चीतों के नाम पूछ रहे हैं, उनका कोई संवेदनशील ट्वीट इस विषय पर या दो शब्द उनके पास संवेदनाओं के नहीं थे अंकिता के लिए, वो अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि हम किस ओर जा रहे हैं। और जो आपने कहा कि सरकार की ओर से जो जांच की जा रही है वो बिल्कुल संतुष्ट करने वाली नहीं है। कदम कदम पर
हमें ऐसा लग रहा है कि केस को कमजोर किया जा रहा है और पीड़ितों को कोई सजा शायद ना हो। जिस हिसाब से डिमोलिश कर दिया गया रिजॉर्ट को, अंकिता के ही कमरे को टारगेट किया गया, साक्ष्य और सबूतों को मिटाया गया। आज हमें बताया जा रहा है कि एसआईटी ने 10वें दिन रजिस्टर जब्त कर लिया है विजिटर्स का। कैसे हो सकता है कि 10 दिन तक जिन लोगों ने आग से जला दिया रिजॉर्ट को, बुलडोजर से तुड़वा दिया रिजॉर्ट को, उन्होंने रजिस्टर संभाल के रखा होगा? वो तो कागज की चीज थी जनाब, वो तो कब के जलाकर राख कर दी गई होगी। तो ऐसे में भ्रमित किया जा रहा है उत्तराखंड की जनता को। और जैसे संजय कुमार को कोई दंड नहीं मिला, महेश नेगी को कोई दंड नहीं मिला, सुरेश राठौर को कोई दंड नहीं मिला, लखीमपुर के केस में कोई दंड नहीं मिला, वैसे ही यहाँ पर भी इस केस में भी विनोद आर्य और पुलकित आर्य साफ बचकर निकल जाएंगे। वो वीआईपी जो रुका हुआ था वो भी बचकर निकल जाएगा। आप और मैं 2 या 4 दिन रो लेंगे, पीट लेंगे, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहती हूँ उत्तराखंड की जनता जो इस वक्त हमें सुन रही है। मैं गरिमा दसानी, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस, आपसे सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि ये जो हमारी आदत है कि 2 दिन हम हल्ला मचाते हैं, शोर करते हैं और फॉलो अप नहीं करते, उसी की वजह से न्याय नहीं मिल पाता। संजय कुमार के केस में जब केस बहुत ज्यादा लाइमलाइट पे आया, विद इन 2 डेज, 2 दिन के अंदर उनको गुपचुप तरीके से रात के अंधेरे में यहाँ से बाहर कर दिया गया। और आज भी संजय कुमार किसी प्रदेश के प्रभारी बनकर बैठे हैं जहां वो अभी भी अय्याशी कर रहे होंगे जैसी वो उत्तराखंड में गुलछर्रे उड़ा के गए हैं। उनकी खुद की महिला कार्यकर्ता और नेत्री ने उनके ऊपर 3 सालों तक यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। आज वो संजय कुमार खुला घूम रहे हैं। महेश नेगी के ऊपर डीएनए का दबाव प्रीति बिष्ट ने बनाया था, वो महेश नेगी खुला घूम रहे हैं। प्रीति ने कहा था कि मेरे बच्चे के बाप है महेश नेगी, लेकिन ना बच्चे को न्याय मिला ना प्रीति को न्याय मिला। तो क्या अंकिता को हम लोग न्याय दिला पाएंगे? ये मेरा बड़ा सवाल आपसे है कि क्या हमारा गुस्सा इतना क्षणिक है? क्या हमारे भावुकता इतनी क्षणिक है? क्या भावुक होना गुनाह है आज के समाज में? ऐसे में अपना गुस्सा संभाल कर रखिए, हमें शायद ये लड़ाई और जारी रखनी पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और उत्तराखंड की जनता, आप सभी को जो है एक साथ आकर लगातार इस केस को इतना आगे बढ़ाना होगा कि जो ऊंचे तबके के लोग हैं उन तक हमारी आवाज पहुंच सके और जल्द से जल्द जो है अंकिता को इंसाफ मिल सके। ऐसे ही कई खुलासों के साथ हम बने रहेंगे आपके साथ और देखते रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड। धन्यवाद।